नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं देवा मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में देवा बाइक से कहीं जा रहा होता है और वो फरहान को फ़ोन करके कहता है कि उसने केस सोल्व कर दिया है और उसे किलर का नाम भी पता है। इतना बोलते ही उसकी बाइक एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सर में चोट लगने की वजह से वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। इसके बाद देवा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पे उससे मिलने के लिए वही फरहान आया हुआ था जिससे कि वो फ़ोन पे बात कर रहा था। फरहान उसे पूछता है कि वो फ़ोन पे उसे क्या बताने वाला था। तब देवा कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण सर में चोट लगने की वजह से वो अपना अतीत भुला चुका था। उसे तो ये तक याद नहीं था कि वो खुद कौन था। तब फरहान उसे अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहता है कि ये मैं हूँ, डीसीपी फरहान, और उसे उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू करता है। और यहीं से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और कहानी फरहान की शादी से शुरू होती है। और यहीं पे देवा भी आया हुआ था, क्योंकि देवा की सगी बहन की शादी फरहान से हो रही थी, यानी कि इस नाते में फरहान उसका जीजा भी लगता था। और इसी बीच एक कांस्टेबल देवा को कह रहा होता कि उन्हें प्रभात यादव की एक टिप मिली है। तभी यहाँ पे एंट्री दिव्या की होती है, जो कि उस कांस्टेबल की बेटी थी और देव उस कांस्टेबल का सीनियर था। अब यहाँ पे पुलिस ने प्रभात यादव की टिप मिलते ही नाकाबंदी शुरू कर दी थी, जिसे कि रोहन लीड कर रहा था और वो अपनी गर्लफ्रेंड नेहा से बात कर रहा होता है। तभी उसे सामने कुछ हलचल दिखाई देती है। जब वो पास जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक नेता है और उसका नाम आप्टे था। और वहाँ पर चेकिंग चालू थी, इसलिए वो पुलिस वालों से झगड़ रहा था, क्योंकि वो चेकिंग नहीं करने देना चाहता था और ऐसे ही जाना चाह रहा था। लेकिन जब रोहन उससे कहता है कि चेकिंग तो करानी पड़ेगी, तब वो उस पर हंसता है और उसे चाबी घर से लाने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे देवा भी खड़ा होता है और ये सब देख रहा होता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि रोहन देवा का दोस्त होता है। वो लोग सीधे आपटे के घर पे चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद देव सबसे पहले अपने दोस्त को भेजता है अंदर चाबी लाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसका दोस्त पिटाई खा के बाहर आता है तो देव को बहुत गुस्सा आता है। वो अंदर जाके केक को मार के रोहन से पूछ रहा होता है कि आखिर उसको किसने मारा। आखिरकार देव को वो आदमी मिल जाता है जिसने कि रोहन पे हाथ उठाया था। देव उसके कपड़े उतार के उसे नंगा कर देता है। यहाँ अपटे की बीवी का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है, जिसे कि देव आके पूरी तरह से खराब कर देता है और उसकी बेइज्जती भी करता है। अब बात मंत्री की थी, इसलिए वो मंत्री डीसीपी फरहान के पास आया हुआ था। इस बात का पता मीडिया वालों को भी चल गया था और उसने पुलिस के बारे में कुछ उल्टा सीधा छाप दिया था। क्योंकि देव का जीजा फरहान डीसीपी था, इसलिए देव पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। अब जिसने पुलिस के बारे में उल्टा सीधा छापा था वो उसके ऑफिस जाता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे दिया आती है और उसे पता चलता है कि जिसने की पुलिस के बारे में उल्टा सीधा छापा था वो कोई और नहीं बल्कि दिया थी। तो देव उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे देव को प्रभात यादव की एक और टिप मिलती है, जहाँ पे देव और उसके आदमी आए हुए थे। प्रभात यादव पहले से ही बहुत ज़्यादा चालाक था, तो उसने वहाँ पे पुलिस के पहुँचते ही ब्लास्ट करवा दिया, जिसमें कि बहुत सारे पुलिस वाले घायल हो गए। और उन्हीं पुलिस वालों में दिया का बाप भी था। जब देव दिया के पास आता है तो वो उसे कहती है कि उसका पिता कभी चल नहीं पाएगा, और ये सुन के देव को बहुत ज़्यादा दुख होता है। इस ब्लास्ट की वजह से देव का पिता रोहन से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। वो रोहन को देव से अलग रहने के लिए कहता है और उसे झगड़ रहा होता है, लेकिन रोहन अपने पिता की एक नहीं सुनता और फिर भी उसके साथ ही रहता है। यहाँ पे देव को प्रभात यादव की एक और टीम मिलती है, जहाँ पे देव और उसके साथी पहुँच जाते हैं। वो लोग ड्रोन की मदद से प्रभात यादव को देख लेते हैं, लेकिन प्रभात यादव भी उन्हें देख लेता है। अब वो लोग प्रभात यादव को अरेस्ट करने के लिए अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो वहाँ पे आम आदमी की शक्ल में प्रभात यादव के आदमी होते हैं। और इसी का फ़ायदा उठा के प्रभात यादव वहाँ ब्लास्ट करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन रोहन उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद प्रभात यादव और रोहन के बीच में फाइट होती है, लेकिन आखिरकार प्रभात यादव रोहन को गन पॉइंट पे ले ही लेता है। इससे पहले कि प्रभात यादव रोहन को मार पाता, तभी पीछे से देव आता है और प्रभात यादव को शूट करके मार देता है। लेकिन प्रभात यादव को मारने का पूरा क्रेडिट देव रोहन को दे देता है। अब प्रभात यादव का क्रेडिट लेने के बाद रोहन को प्रमोशन मिलने वाला था, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इसके लिए नेहा भी हाँ कर देती है। और इसी बीच दिया और देव काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, यानी कि दिया भी देव को पसंद करने लगी थी। अब यहाँ पे रोहन को प्रभात यादव को मारने के लिए मेडल दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही रोहन स्पीच देने के लिए खड़ा होता है तभी कोई उसकी गोली मार के हत्या कर देता है।
और यहीं से कहानी करंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे फरहान देव को उसकी फ्लैशबैक की स्टोरी सुना रहा था। यहाँ पे फरहान देवा को बताता है कि एक उसका फ़ोन था जो कि एक्सीडेंट की वजह से टूट गया था, उसने उसे रिपेयर के लिए दे दिया था और उसकी वो रसीद भी देता है। इसके बाद फरहान देवा को एक फ़ोन देता है जिससे कि वो उसके साथ कांटेक्ट कर सकता था और उसे एक पेन ड्राइव भी देता है। इस पेन ड्राइव में केस के बारे में सारी जानकारी थी कि आखिरकार उसके साथ इस केस में कौन कौन काम कर रहा था और इस केस में उसने क्या क्या सबूत इकट्ठे किए थे। जब देव अपने घर पे आता है तो अपने घर को भी वो अजीब तरह से देख रहा था। उसकी याददाश्त चली गई थी, इसलिए वो कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। वो अपनी वर्दी को भी ऐसे देख रहा था जैसे कि उसने वो पहली बार देखी हो। जब वो उस पेन ड्राइव को देखता है तो उसमें उस केस से रिलेटेड सभी ऑफिसर की लिस्ट होती है। उसमें वो वीडियो भी थी जिसमें कि रोहन को गोली लगी थी और अब मूवी गोली लगने के बाद आगे से शुरू होती है। जब रोहन को गोली लगी थी तो देवा भाग के कैमरे के जरिए एक बिल्डिंग से आरोपी को भागते हुए देख लेता है और जैसे ही देवा अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ वहां पे पहुंचता है तो वहां पे कोई भी नहीं होता, क्योंकि आरोपी अपना काम करके वहां से भाग चुका था। रोहन को दफनाते वक्त देवा फरहान से इस केस के बारे में खुद इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है, क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं था और जो मरा था वो देवा का बहुत ही अच्छा दोस्त था, साथ में फरहान का भी। इसलिए फरहान भी उसे इस केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए फ्री हैंड दे देता है। फ्री हैंड मिलने के बाद देवा इस केस पे पूरे जोरों शोरों के साथ इन्वेस्टिगेट करने लगता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कोई खास क्लू नहीं मिलता। संदिग्ध लोगों के देवा ने कुछ स्केचेस भी तैयार करवाए थे, जिनमें से एक का नाम बंटी था। बंटी प्रभात जाधव का आदमी था, इसलिए पुलिस की टॉप लिस्ट में बंटी था। बंटी को पकड़ने के लिए देवा बिना वारंट के उसके मोहल्ले में जा पहुंचता है और उसे अकेले ही घर में घुस के घसीटता हुआ बाहर लेके आता है। अपने पति को पिटते देख बंटी की बीवी बाहर आती है और चिल्लाने लगती है। इसी बात से इरिटेट होकर देवा बंटी की बीवी को भी गन पॉइंट पे ले लेता है, जिसका कि बंटी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब मोहल्ले के लोग भी आगे आने लगे थे, लेकिन झगड़ा आगे बढ़ने से पहले ही एक हवलदार देवा से कहता है कि उन्हें इस केस के बारे में एक और लीड मिली है, इसलिए वो लोग बंटी को गिरफ्तार करके वहां से चले जाते हैं। जब वो लोग अगली लीड को फॉलो करते हुए स्पॉट पर पहुंचते हैं तो देवा को वहां पहुंचने पर पता चलता है कि वो एक बूढ़ी लेडी है। उसने एक हरे रंग की गाड़ी को रात के समय यहाँ पे पार्क होते हुए देखा है। ये पार्किंग स्पॉट नहीं है, इसलिए उसे थोड़ा शक होता है, इसलिए उसने देवा को यही बात बताने के लिए वहां बुलाया है। अब यहाँ पे मैप के जरिए पुलिस वाले देवा को उस हरी गाड़ी के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन इसमें देव को कुछ खास टिप नहीं मिलती। इसलिए वो लोग देवा को बताते हैं कि जैसी हरे रंग की गाड़ी वो बुढ़िया बता रही थी, ऐसी ही एक गाड़ी आपटे के नाम पे भी रजिस्टर्ड है। इसके बाद देवा के पास नेहा का फ़ोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, जिसके लिए देवा भी हाँ कर देता है। अब मर्डर वाली संदिग्ध गाड़ी, हरे रंग की गाड़ी, एक ऐसी ही गाड़ी आपटे के नाम पे भी रजिस्टर्ड थी, इसलिए देवा उसी की रैली में मीडिया के सामने उसकी बहुत बेइज्जती करता है और यही बात फरहान को भी पता चल जाती है और वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि केस के सिलसिले में तो कुछ हाथ नहीं लगा था और देवा मीडिया के सामने पुलिस की इंसल्ट भी करवा रहा था। अब यहीं से कहानी फिर से उसी मोड़ पे आती है जहाँ पे देवा का एक्सीडेंट हुआ था और उसके सर पे चोट लगी थी। इसके बाद फरहान देवा को फिर से मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि उसने ये केस क्रैक कर दिया था। देवा को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो फरहान को कहता है कि वो इस केस को सोल्व नहीं कर सकता, लेकिन फरहान देवा को मोटिवेट करता है और उसे कहता है कि वही है जो इस केस को सोल्व कर सकता है। उसने 2 हफ्तों में 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं, कौन, क्यों और कैसे। इसके बाद फरहान देवा को उसी जगह पे यानी कि उसी के घर छोड़ के वहाँ से चला जाता है और वहीं पे देवा पे कुछ लोग हमला करते हैं, लेकिन देवा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कौन है, लेकिन फिर भी वो उन्हें धो डालता है। जिन लोगों ने देवा पे हमला किया था उनमें से एक बंटी था, क्योंकि देवा ने बंटी की बीवी की बेइज्जती की थी, इसलिए वो इसका बदला लेना चाहता था, लेकिन देवा अकेले ही इन सबको धो डालता है। देवा से मिलने के लिए दिया भी आती है और हम देखते हैं कि देवा को चोट लगने की वजह से दिया बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। देवा डॉक्टर से मिलने के लिए आता है, जिसकी अपॉइंटमेंट फरहान ने पहले से ले रखी थी। डॉक्टर देव से मिलने के बाद उसे कहती है कि उसके अंदर 2 पर्सनैलिटी है, देव ए और देव बी। देव ए जो कि वो पहले था चोट लगने से पहले, और देव बी जो कि वो अब है चोट लगने के बाद। देव ए की कुछ चीज़ें अभी भी उसके अंदर है, जैसे कि उसकी फाइटिंग स्किल और उसकी पर्सनैलिटी, यानी कि मेमोरी लॉस होने के बाद भी देव ए अभी भी उसके अंदर जिंदा था। ऑफिस में आने के बाद भी देवा अजीब सा व्यवहार कर रहा था, यानी कि जैसे ही उसकी टीम वाले उससे बातें करते हैं इस केस के बारे में,
तो वो उन्हें इग्नोर सा कर रहा था, जैसे कि अब उसका इस केस पे ध्यान बिल्कुल भी ना हो। वो लोग उससे कहते हैं कि एक केस के सिलसिले में उसकी कोर्ट में सुनवाई है, क्योंकि बंटी की बीवी ने उसकी बेइज्जती करने की वजह से उसका कोर्ट में केस कर दिया था। यहाँ पे कोर्ट में देवा को 2 महीने का टाइम दिया जाता है इस केस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, नहीं तो अब उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। देवा उस फोन को लेने आता है जो कि फरहान ने रिपेयरिंग के लिए दिया था। देवा को उस फोन के अंदर नेहा और रोहन की कुछ पर्सनल फोटोज मिलती हैं। अब इसी केस के सिलसिले में देवा फिर से उसी बुढ़िया के पास आता है और उसे वही गाड़ी दिखाता है। जब वो उस बुढ़िया को गाड़ी लाइट की रोशनी में दिखाता है तो वो गाड़ी उसे हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो अंधेरे में लेके जाता है तो वो गाड़ी नीले रंग की हो जाती है। यानी कि अभी तक वो जिस गाड़ी को ढूंढ रहे थे वो गाड़ी गलत थी। वो गाड़ी हरे रंग की नहीं बल्कि नीले रंग की थी। यानी कि नीले रंग की गाड़ी रात को लाइट की रोशनी में हरे रंग की दिखाई देती है। यहाँ मीटिंग में वो लोग इस केस के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो लोग एक शूटर को अपॉइंट करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए देवा फटाक से मान जाता है। यहाँ पे इनके मुखबरी अनवर का फोन आता है और वो इन्हें मंदार की खबर देता है। मंदार प्रभात यादव का आदमी था और उस दिन वो घटना स्थल पर ही था और उसी दिन से वो गायब था, और अब इसलिए पुलिस मंदार को पकड़ने के लिए उसके अड्डे पे पहुंचती है, जहां पे वह मंदार को गोली मार के घायल कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद रोहन की 13वीं पे नेहा देवा से कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी होटल में हुआ था वो किसी को नहीं बताएगी। ये बात सुन के देवा काफ़ी हैरान था कि आखिर उनके बीच होटल में हुआ क्या था, क्योंकि देवा को कुछ भी याद नहीं था। इसलिए देवा उसे मिलने के लिए बुलाता है और उनके बीच में जो कुछ भी होटल में हुआ था वो उसके बारे में दोबारा लेकिन नेहा कुछ भी नहीं बताती। लेकिन देवा के ज़्यादा फोर्स करने पर वो उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें कि नेहा और रोहन वीडियो कॉल में आपस में बातें कर रहे थे, जिसमें कि रोहन नेहा को अगले दिन की स्पीच की रिहर्सल करके दिखा रहा होता है। देवा ने प्रभात यादव को मारने का जो क्रेडिट रोहन को दिया था, रोहन वो क्रेडिट उसे अगले दिन स्पीच में वापस देने वाला था। और यही बात देवा को खटक रही थी, क्योंकि कोई ऐसा था जो ये नहीं चाहता था, इसलिए उसने रोहन को मार दिया। और अब वो कौन था, अभी यही पता करना था। इसलिए वो लोग उनके कहने के मुताबिक एक शूटर को बुला लेते हैं। दरअसल वो एक कैदी था और कभी प्रोफेशनल शूटर हुआ करता था। अब वो लोग उस मर्डर वाली लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे देवा ने उस आदमी को उस बिल्डिंग से भागते हुए देखा था। वहाँ पे पहुँचने पर वो शूटर उन्हें बताता है कि इतनी दूर से किसी को मारना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हवा के जोर की वजह से बुलेट अपना रास्ता बदल लेगी। वो शूटर मर्डर वाली लोकेशन पे खड़े होकर कहता है कि अगर वो होता तो वो सामने वाली बिल्डिंग से शूट करता, क्योंकि शूट करने के लिए वो सामने वाली बिल्डिंग परफेक्ट लोकेशन थी। यहाँ पहुँचने पर उसे पूरा मामला समझ में आ जाता है, क्योंकि शूट देवा की बताई हुई जगह से नहीं बल्कि इसी जगह से हुआ था। शूटर देवा को बताता है कि खूनी ने रिमोट कंट्रोल के जरिए बंदूक को चलाया, यानी कि गन को पहले यहाँ पे रख दिया, उसके बाद रिमोट के जरिए शूट किया गया है। यहाँ पे देवा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बिठा दी जाती है, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। अब इस बारे में सबको पता चल गया था। देवा की मेंटली हेल्थ सही नहीं थी, इसलिए देवा को इस केस से हटा के ये केस किसी और को दे दिया जाता है। इस केस से हटने के बाद देवा इस केस पर पूरे जोरों शोरों से इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। उधर मंदार को भी होश आ जाता है। देवा उससे पूछता है कि वो कौन था जो पुलिस के पहुंचने से पहले ही प्रभात यादव को सूचना देता और प्रभात यादव वहां से भाग जाता था। मंदार उससे कहता है कि उन्होंने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन वो उसे बुल के नाम से बुलाते थे। देवा का एक ऑफिसर देवा को बताता है कि जब उन्होंने प्रभात यादव के मोबाइल को खंगाला तो उसमें भी उन्हें एक यूनिक नाम मिला जो कि बुल था। सेम लोकेशन पे जहाँ पे पुलिस प्रभात यादव को पकड़ने गई थी, तो वहीं से बुल फोन करके प्रभात यादव को पहले इन्फॉर्म कर देता था और प्रभात यादव वहां से भाग जाता था। जब देवा ने बुल की कॉल डिटेल को खंगाला तो उसे पता चला कि वो उसी के पुलिस स्टेशन से फोन किया गया था, यानी कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन। इसके बाद देवा को केस पर पूरी इन्वेस्टिगेट करने पर पता चलता है जो प्रभात यादव को फोन करके कहता था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद देवा ही था, यानी कि वो देवा ही था जो प्रभात यादव को फोन करके उसे भगा देता था। और इसी बात का पता रोहन को चल गया था और देवा को लगा कि वो अगले दिन स्पीच में उसकी पोल खोलने वाला है, इसलिए देवा ने रोहन को मार दिया। और रोहन के पूछने पर देवा उसे कहता है कि उसके पिता ने एक दिन गुस्से में आके उसकी टांग तोड़ दी थी। वो प्रभात यादव ही था जिसने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था और उसका ख्याल रखा था। इसके बाद से ही वो प्रभात यादव के लिए काम करने लगा था। लेकिन दिव्या के पिता के मरने के बाद वो बिल्कुल बदल गया था। वो अब इसके लिए काम नहीं करता था और उसे मारना चाहता था, लेकिन रोहन इसके लिए नहीं मानता है। इसी बीच उनके बीच में इसके लिए झगड़ा भी हुआ था और इसीलिए देवा ने रोहन को मार दिया था, यानी कि रोहन का खूनी कोई और नहीं बल्कि देवा ही था। और इसी बात का पता दिव्या को भी चल गया था, इसलिए वो भी अब देवा से नफरत करने लगी थी। और इसी के साथ एंड में हमें दिखाया जाता है कि देवा को रोहन के मर्डर केस में अंदर कर दिया गया।
लेकिन उसके अंदर का पुलिस वाला अब भी जिंदा था। वो जेल में भी पुलिस वालों की मदद कर रहा था। जब कुछ कैदी पुलिस वालों पे हमला करते हैं तो देवा अकेले ही उन कैदियों से लड़ रहा था, यानी कि वो अकेले ही सभी कैदियों को मार रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।